सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं 10 ऐसे टॉपिक को ढूंढ करके लाया हूं आपके लिए जो कि आपकी परीक्षा में 100 to 100% आने वाले हैं। इन 10 टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेंगे तो मध्यकालीन इतिहास अगर आपका सब्जेक्ट है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, तो इसी 10 टॉपिक से आपकी परीक्षा में 2025 की परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। इन 10 टॉपिक को एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला आपका है नहीं। तो आप कौन कौन से 10 टॉपिक हैं जहां से प्रश्न परीक्षा में आएंगे। हालांकि जब आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में होते हैं और बेसिकली इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास जो सब्जेक्ट है वो एक अलग सब्जेक्ट है और एक होता है प्राचीन इतिहास, वो अलग सब्जेक्ट है। तो अगर केवल आज इतिहास आपका लिखा हुआ है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में, या जब आपने एडमिशन लिया है उस दौरान आपका केवल इतिहास आपने चूज किया है, तो आपको ये पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि जो प्राचीन इतिहास है वो मैं आपको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बताऊंगा। उसका सिलेबस वगैरह मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, आपने देखा होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतिहास और प्राचीन इतिहास दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में प्राचीन इतिहास भी हमको इसमें पढ़ना पड़ता है, इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ता है ठीक है। और जब एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें विश्व और प्रारंभिक, मतलब कि जो विश्व और जो है भारत की जो प्रारंभिक सभ्यताएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो अलग सिलेबस है आपका। उसमें आर्ट, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर ये सब आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी होती है, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। पेपर नाम आपका क्या है? प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत, यानी शुरुआती इतिहास से लेकर के टिल से लेकर के 1206 ईस्वी तक। टिल माने होता है प्रारंभ से, शुरुआत से। तो शुरुआत से लेकर के 1206 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है। शुरुआत कहाँ से होती है इतिहास की भैया? शुरुआत होती है, आप देखेंगे कि जो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आप जैसे देखते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब होता है। सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, आप लोगों ने देखा होगा, निश्चित तौर पर समझ में आपको आया हुआ होगा, ठीक है। चले, तो ये सब आपका है। आद्य ऐतिहासिक में आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आती है, और ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे तो आपका जैसे कि जो वैदिक पीरियड है वो, यानी कि प्रागैतिहासिक का सीधा सीधा मतलब होता है कि ऐसा इतिहास जिसमें हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं कोई, ठीक है। यानी कि जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, आदि मानव वाला जो ईरा रहा वो सब, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमको लिखित साक्ष्य कुछ मिले हैं, लेकिन उनको हम पढ़ने में सक्षम नहीं है, यानी उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह के अक्षर को नहीं पढ़ पाए हैं। इसके बाद में आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में हम लोगों ने जो हमको मिला साक्ष्य उसको हमने पढ़ा, वो आपका हो गया ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में जो डाटा होता है एकदम से फैक्ट होता है, और उसको हम एक प्रकार से समय काल वगैरह पूरा निश्चित होता है कि लगभग 5000 वर्ष पहले का, तो पूरा हम समझते हैं। तो पेपर नेम आपका क्या है? प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत, ठीक है। टिल से लेकर के, शुरुआत से लेकर के 1206 ईस्वी तक का पढ़ना है। अच्छा, 1206 ईस्वी तक क्यों पढ़ना? क्योंकि 1200 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी तक एक प्रकार से क्या होता है, ये एक प्रकार से आपका प्राचीन इतिहास रहता है। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत 712 ईस्वी से होती है, जब मोहम्मद ताहिर जो होता है वो भारत पर आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम आता है भारत में, और उस समय राजा दाहिर जो है हिंदू शासक थे और सिंध पर शासन कर रहे थे। दाहिर को पराजित करता है और यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। वहीं से आप देखते हैं कि तुर्क रिवीजन या अरब वगैरह आने लगते हैं, और इस तरीके से भारत में मुस्लिम सत्ता हावी होने लगती है, ठीक है। तो हमको मुस्लिम सत्ता तक पढ़ना है। पहला आपका टॉपिक क्या है भैया, समझने का प्रयास करते हैं। पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ लेना है कि प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। गुरुकुल प्रणाली जो थी उसमें एक प्रकार से क्या क्या शिक्षा दी जाती थी, गुरु और शिष्य परंपरा कैसी थी, गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध थे, यही सब आपको पढ़ लेना है बस। तो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको जान लेना है। चैप्टर संख्या 1 में मैंने पढ़ाया है, तो ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा टॉपिक आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखक। कुछ इतिहास लेखक रहे हैं जिनके बारे में आपको पढ़ लेना है, जैसे आर.सी. मजूमदार हो गए, या ऐसे अन्य कई एक प्रकार से लेखक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जहां से परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे जाते रहे हैं। और मैंने इसको बताया भी है, आपने अगर पढ़ा होगा तो मैंने आपको उसमें कई सारे लेखकों के नाम भी बताए हैं, जिसमें आप लोगों ने चीज़ों को समझा है, देखा है। बहुत सारे एक प्रकार से इतिहास के लेखक हैं जिनके बारे में मैंने आपको चर्चा किया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, और वैदिक काल के बारे में अगला टॉपिक आपका क्या है भैया? तीसरा टॉपिक आपका है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कैसे हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली, इसके स्थल, इसका विस्तार, बस यही सबसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। चौथा टॉपिक आपका है वैदिक कालीन जीवन। अब वैदिक कालीन जीवन में जीवन 3 प्रकार से आपके होते हैं। एक होता है आपका सामाजिक जीवन, ठीक है, सामाजिक जीवन, ठीक है। एक होता है आपका आर्थिक जीवन, ठीक है, आर्थिक जीवन, और एक होता है आपका धार्मिक जीवन।
तो इन तीनों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। वैदिक कालीन आर्यों का जीवन एक प्रकार से कैसा रहा, या सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो आप ये टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। बस ये 4 टॉपिक आपके क्लियर हो गए। इसके अलावा और अगला टॉपिक आपका क्या है भैया? अगला टॉपिक, 5वां टॉपिक आपको पढ़ना है मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, मगध साम्राज्य से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। मगध साम्राज्य बेसिकली, मगध साम्राज्य जो 16 महाजनपदों में से था, उसमें मगध जो जनपद था वो बड़ा फेमस जनपद हुआ करता था। मगध साम्राज्य की अगर बात की जाए तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और इसके अलावा मौर्य वंश, अगला आपका टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश का परिचय आपको पढ़ना है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में, अशोक, बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य, इन तीनों के बारे में आपको बेसिकली पढ़ लेना है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ, अशोक की उपलब्धियाँ, और खास करके अशोक को महान क्यों कहा जाता है, तर्क सहित विवेचना कीजिए, या अशोक महान का मूल्यांकन कीजिए, या चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, समीक्षा कीजिए। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक प्रकार से आप देखते हैं बहुत ही फेमस राजा हुआ है, ठीक है। और कौटिल्य से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये सब आपसे, उत्कर्ष, पतन, ठीक है, प्रमुख शासक, ये सब आपसे पूछेगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, मॉडल पेपर जब मैं बनाता हूं या महासंग्राम रिवीजन क्लास बनाता हूं तो उनकी पीडीएफ वगैरह मैं एक प्रकार से प्रोवाइड करवा रहा हूं। या जैसे आपका ये इतिहास है, इतिहास से रिलेटेड महासंग्राम वीडियो मॉडल पेपर ये ऑलरेडी कई मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो जो छात्र छात्राएं एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के विथ फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी कि को करिकुलर सब्जेक्ट के साथ में, अगर आप ये चाहते हैं कि हिस्ट्री के साथ साथ आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी या हिंदी, या इसके अलावा शिक्षा शास्त्र या सोशियोलॉजी या अन्य कोई सब्जेक्ट है, को करिकुलर सब्जेक्ट है, मेजर माइनर जो भी है, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट और 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपके लिए व्यवस्थित तरीके से मैंने करवानी शुरू कर दी है। आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और फटाफट से जुड़ जाइएगा, ठीक है। परीक्षा में अंतिम दिन चल रहे हैं, परीक्षा दो महीने में लगभग होने वाली है। किन किन बच्चों की 1 महीने में ही शुरू होने वाली है, इसी नवंबर के लास्ट से, तो उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसमें पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उससे आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे। आप एसएमएस करेंगे अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, अपने सब्जेक्ट नेम भी एक प्रकार से लिख करके सेंड कर दीजिएगा। तो नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और सब्जेक्ट नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद में आपके पास एक मैं जो है स्कैनर सेंड करूंगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ मात्र सेंड कर देने होंगे, और इसी 100 रुपये में आपके लिए व्यवस्था ये सारे सब्जेक्ट की जाएगी। यानी सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर क्या मिलेगी भैया, पीडीएफ नोट्स मिलेगी। क्या मिलेगी? पीडीएफ नोट्स आपको सभी सब्जेक्ट की प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जब भी लाइव क्लास होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ नोट्स मिलेगी। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन पेपर आपका 2025 में होगा विभिन्न विश्वविद्यालय में, उसका भी पेपर मिल जाएगा। इसमें दोनों टाइप की परीक्षा, यानी कि अगर आपकी परीक्षा एमसीक्यूज बेस्ड होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, तो उसके लिए भी तैयारी हो रही है। मतलब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी मिलेंगे और लिखित, यानी कि लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इस टाइप की भी तैयारी हो रही है, तो उसकी भी आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग जिनका जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ में इसमें मॉडल पेपर बनाता हूँ, तो मॉडल पेपर जो यूट्यूब पर आपको देखते हैं उसका पीडीएफ में मिलेगा। महासंग्राम वीडियो जो यूट्यूब पर आपको देखने को मिलती है उसका भी आपको एक प्रकार से महासंग्राम वीडियो का मिलेगा पीडीएफ नोट्स। इसके अलावा और भी कुछ पीडीएफ नोट्स जो बनाए जाएंगे वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी परीक्षा के अंतिम दिनों की तैयारी आपको एक प्रकार से बहुत बेहतर तरीके से करवाई जाने वाली है। तो आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62, मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड कर देने हैं। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी नहीं चलाते हैं यूपीआई माध्यम, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दुकान से, किसी साइबर कैफ़े से आप सेंड करवा सकते हैं, तब भी आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बहुत ही बेहतर एक प्रकार से आपके लिए कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट। इसके साथ ही साथ आपका जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, जो को करिकुलर सब्जेक्ट है, उसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, उसकी भी तैयारी बेहतर तरीके से मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। माइनर की परीक्षा विभिन्न विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होती है, उसकी भी तैयारी करवा दिया जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, या एक प्रकार से महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, या एक प्रकार से छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, CCSU यानी चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तो हो ही गया आपका। इसके अलावा आपके और तमाम सारे सब्जेक्ट, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, प्रोफेसर रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। और आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया, दीनदयाल उपाध्याय
विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। और ऐसे आपके और भी जो है कई विश्वविद्यालय जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी विश्वविद्यालयों की तैयारी बेहतर तरीके से मैं करवाने का प्रयास करता हूँ। बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालय, तो इन सभी का सिलेबस लगभग आपका सेम ही है, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आप SMS करें 9161 93 60 62 पर, आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चले भाई जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो मगध साम्राज्य का आपको परिचय पूरा समझ लेना, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य किस तरीके से फैला, मौर्य वंश के बारे में जान लेना, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको समझ लेना है। अशोक के बारे में समझना, अशोक महान क्यों था, प्रश्न से पूछा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश के हैं। और समुद्रगुप्त, जो इसको समुद्रगुप्त जो है ये एक प्रकार से जो है समुद्रगुप्त जो है इसकी प्रयाग प्रशस्ति को लेकर के प्रश्न खूब पूछा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर। क्योंकि गुप्त वंश में आपको गुप्त वंश के बारे में पढ़ना, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवेचना प्रश्न कई बार आया हुआ है। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप इन दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, इनकी उपलब्धियों के बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त वंश के एक प्रकार से ये दोनों महान शासक में से एक हैं। आपको बता दो गुप्त वंश जो है इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है पूरे के पूरे। तो गुप्त वंश में आप देखते हैं बड़ा फेमस राजा हुए हैं। इसके अलावा अगला जो शासक है, अगले विद्वान हैं, उनके बारे में क्या पढ़ना है, नागभट्ट द्वितीय के बारे में। नागभट्ट द्वितीय जो हैं ये बड़े फेमस एक प्रकार से हैं। नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल तक जो प्रतिहार साम्राज्य था उसका उत्कर्ष कैसे हुआ। नागभट्ट द्वितीय जो हैं प्रतिहार शासक हैं। और इसके अलावा मिहिर भोज भी प्रतिहार वंश के शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं ये दोनों, ठीक है। ये दोनों बड़े फेमस शासक हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के। तो चूंकि गुर्जर प्रतिहार वंश भी हम लोगों को पढ़ना है, तो नागभट्ट द्वितीय के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में और मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में आपको पढ़ लेना है। ये दोनों बड़े ही महान शासक हुए हैं, तो इन दोनों के बारे में भी प्रश्न खूब परीक्षा में आते हैं, ठीक है। और आपका जो अगला टॉपिक है वो है महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। महमूद गजनबी जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी एक प्रकार से यहाँ पर आया और तराइन के 2 युद्ध लड़े। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी पहली बार तो पराजित हुआ बहुत बुरी तरीके से। पृथ्वीराज चौहान जी ने इसको बहुत पराजित किया और ये घायल हो गया, भागा वहाँ से। उसके बाद में द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ 1 साल के बाद में, जिसमें जयचंद मोहम्मद गौरी की सहायता कर देता है और मोहम्मद गौरी एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है कि चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, और उसमें चंदावर के युद्ध में एक प्रकार से जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है और मोहम्मद गौरी जयचंद को भी पराजित कर देता है और यहाँ से हिंदू सत्ता लड़खड़ा जाती है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 1206 ईस्वी तक हमको इतिहास इसलिए पढ़ना था क्योंकि 1206 ईस्वी में क्या होगा, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी यहाँ पर अपनी सत्ता सौंप करके चला जाता है, जितना राजपाट इसने जीता था, कि भाई अब कुतुबुद्दीन ऐबक आप इसको देखो। आप कुतुबुद्दीन ऐबक देखने लगता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, दिल्ली में स्थापना करता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए एक प्रकार से इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का या सलाइब डायनेस्टी का संस्थापक माना जाता है। 1206 ईस्वी के बाद में आप देखते हैं फिर इल्तुतमिश आता है, जो कि जो है उसका दामाद भी था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का दामाद भी था और साथ ही साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक बोल रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक प्रकार से गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। तो इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक है गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मोहम्मद गौरी के बाद में आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो वो पढ़ेंगे आप एक प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आप पूरा दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तब थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में 1757 के बाद, ठीक है। तो 1206 से लेकर के 1526 या 1757 तक, 1206 से 1757 तक आप सेकंड सेमेस्टर के इतिहास में पढ़ोगे और 1757 से लेकर के 1950 तक, यानी जब तक देश आज़ाद नहीं होता, यानी अंग्रेजों के शासनकाल वाला, वो पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप इतिहास को कवर करेंगे। तो ये सब आपको पढ़ना है, यही सारे टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं, आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। हाँ, एक टॉपिक और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि भारत में सामंतवादी व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगर वो ना पढ़ पाइएगा तो आप एक चीज़ जरूर पढ़ लीजिएगा, भारत में जो संस्कार व्यवस्था है या जो संस्कार है हिंदू धर्म का, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। संस्कार की अगर बात की जाए, संस्कार जिसमें 16 संस्कारों की बात की गई, पुंसवन, गर्भाधान, ठीक है, इन सभी संस्कारों के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो बस इतने टॉपिक से आपके प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जिन छात्रों ने अभी तक एक प्रकार से
जो है इन टॉपिक को नहीं तैयार किया तो प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो इन सभी से रिलेटेड मॉडल पेपर में वीडियोस मैं रखूंगा, मॉडल पेपर लाऊंगा, उसमें इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर को बताने का प्रयास करूंगा। प्रयास यही रहेगा कि इन सभी जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से बनने वाले प्रश्न, समुद्रगुप्त से बनने वाले प्रश्न, मैं एक प्रकार से वीडियोस देने का काम करूंगा, व्यवस्थित करूंगा। तो आप सभी लोग अगर जुड़ जाएंगे हमसे तो आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलती रहेगी ग्रुप में, फटाफट से आप जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।